सोच के देखिए, साल 2023 का आखिरी महीना दिसंबर, और भारत की टैक्स अथॉरिटीज कुछ आम सी दिखने वाली जगहों पर रेड करती हैं। पर वहां उन्हें जो मिलता है ना, वो बिल्कुल भी आम नहीं था, बल्कि उसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। कितना? पूरे 353 करोड़ रुपए। जी हां, आपने सही सुना। अगर इसको डॉलर्स में देखें तो ये 42 मिलियन से भी ज्यादा बनता है। ये रकम इतनी इतनी ज्यादा थी कि इसने भारत के इतिहास में किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी कैश रिकवरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे बड़ी। और देखिए, जब इतना पैसा मिलता है तो मामला सिर्फ फाइनेंशियल थोड़ी रहता है। ये देखते ही देखते एक नेशनल पॉलिटिकल स्टॉर्म, एक राष्ट्रीय राजनीतिक तूफान बन गया। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सवाल तो यही उठता है कि आखिर इतना बड़ा, इतना सीक्रेट ऑपरेशन अंजाम कैसे दिया गया? ये किसी एक जगह की बात नहीं थी। ये ऑपरेशन 3 अलग-अलग राज्यों में 30 से ज्यादा ठिकानों पर फैला हुआ था। और सीन क्या था वहां, जरा इमेजिन कीजिए। इन्वेस्टिगेटर्स को टूटी-फूटी, एकदम साधारण सी दिखने वाली बिल्डिंग्स के अंदर अलमारियों और गुप्त तहखानों में नोटों से भरे पूरे 176 बैग्स मिलते हैं। और ये नोट भी कैसे? सीलन लगे हुए, धूल से सने, जैसे सालों से बस छुपा के रखे गए हों। अब जो चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान करती है वो है इस पूरे काम का स्केल। ये सिर्फ पैसा गिनना नहीं था, ये एक, आप कह सकते हैं, एक मैराथन लॉजिस्टिकल चैलेंज था। सोच के देखिए, 200 से ज़्यादा बैंक एम्प्लॉयज़ दिनों तक 24-24 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे थे। हालत ये हो गई थी कि नोटों का अंबार इतना बड़ा था कि गिनते गिनते 40 में से कई नोट काउंटिंग मशीनों ने दम तोड़ दिया। मशीनें थक गईं। इतने बड़े कैश के पहाड़ के सेंटर में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, एक जाना माना अनुभवी पॉलिटिशियंस का नाम। तो आखिर हैं कौन ये धीरज प्रसाद साहू? देखिए, ये कोई नए प्लेयर नहीं है। 3 बार राज्यसभा के एमपी रह चुके हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से झारखंड स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका पॉलिटिकल करियर 1977 में शुरू हुआ था और एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसका बिजनेस और पॉलिटिक्स में पीढ़ियों से, दशकों से दबदबा रहा है। मतलब साफ है, पॉलिटिकल सिस्टम के एक मजबूत पिलर माने जाते थे ये। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक तरफ तो है धीरज साहू, एक सीनियर एमपी, और दूसरी तरफ है उनका 2022 का ये वायरल ट्वीट, जिसमें वो लिखते हैं कि इतना भ्रष्टाचार और काला धन देखकर दुख होता है। देश से भ्रष्टाचार केवल कांग्रेस ही खत्म कर सकती है। उनके इस पुराने बयान और आज जो सामने आया, इसके बीच का जो ये कॉन्ट्रास्ट है, जो विरोधाभास है, इसी ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है। इसको ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा, 1 सदी से भी ज्यादा पीछे, क्योंकि साहू परिवार का जो ये इन्फ्लुएंस है ना, ये रातों रात नहीं बना। ये एक पूरी पॉलिटिकल डायनेस्टी है, एक राजवंश है। आज़ादी से भी पहले परिवार ने एक छोटे से बिजनेस से शुरुआत की। फिर 20वीं सेंचुरी के बीच आते आते बलदेव साहू एक बड़े लिकर बैरन बन गए और कांग्रेस पार्टी के बड़े फाइनेंसर्स में से एक। 80s में परिवार के लोग लोकसभा भी पहुंचे और कांग्रेस लीडरशिप से रिश्ते और भी गहरे हो गए। उनका असर इतना ज्यादा था कि उनके पैतृक घर को झारखंड का 10 जनपद कहा जाने लगा। और जिन लोगों को नहीं पता, नई दिल्ली में 10 जनपद कांग्रेस प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेसिडेंस है, यानी पावर का एक बहुत बड़ा सेंटर। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इतना सारा कैश आखिर आ कहां से रहा था? इसका जवाब एक बहुत ही यूनिक और पुराने किस्म के बिजनेस मॉडल में छुपा है। इसे कहते हैं आउट स्टिल लिकर सिस्टम। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां लाइसेंस लेने वालों को सीधे देसी शराब बनाकर बेचने की परमिशन होती है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी, सबसे खास बात पता है क्या है? यहां लगभग सारा कामकाज इनफॉर्मल तरीके से और कैश में होता है। बैंक वैंक का सिस्टम इस्तेमाल होता ही नहीं या ना के बराबर होता है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, खरीद। लोकल ट्राइबल लोगों से महुआ के फूल कैश देकर खरीदे जाते हैं। स्टेप 2, डिस्टिलेशन, यानी शराब बनाना। इन फूलों को फर्मेंट करके स्पिरिट बनाई जाती है। और आखिरी स्टेप 3, बिक्री। जो तैयार शराब है उसको छोटे छोटे पाउचेज में बेचा जाता है। कीमत करीब 35 से 40 रुपीज। और ये बिक्री भी ऑलमोस्ट हमेशा कैश में ही होती है। तो आप देख रहे हैं, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल सेल तक पूरी की पूरी सप्लाई चेन सिर्फ कैश पर चलती है। तो ठीक है, पैसा मिल गया, गिनती भी हो गई। अब कहानी का फोकस शिफ्ट होता है इसके लीगल और पॉलिटिकल अंजाम की तरफ। सवाल है, अब आगे क्या?
और देखिए, मामला सिर्फ टैक्स चोरी तक सीमित नहीं रहा। इसके तार अब झारखंड के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन से जुड़े एक अलग मनी लॉन्ड्रिंग केस से भी जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, सोरेन के घर से जब्त एक लग्जरी BMW कार का कनेक्शन भी साहू परिवार से निकला। और इसी सब के चलते फरवरी 2024 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने धीरज साहू से 11 घंटे से भी ज्यादा लंबी पूछताछ की। मतलब साफ है, इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। तो सवाल उठता है कि सरकार इस जब्त किए हुए पैसे का करती क्या है। इसकी एक सेट प्रोसेस है। सबसे पहले 60 दिन के अंदर टैक्स ऑफिशियल्स एक इनिशियल रिपोर्ट बनाते हैं। फिर जो पैसा अनअकाउंटेड मिलता है, मतलब जिसका हिसाब नहीं मिलता, उस पर 30% टैक्स काट लिया जाता है। इसके बाद इस इल्लीगल कैश पर 60% तक का एक्स्ट्रा जुर्माना यानी पेनल्टी भी लग सकती है। और आखिर में इस पूरी लीगल प्रोसेस को पूरा होने में 18 महीने तक लग सकते हैं। तो आज की डेट में इन 353 करोड़ रुपयों का स्टेटस क्या है, आइए देखते हैं। इसमें से लगभग 150 करोड़ का हिसाब तो साहू ने अपनी टैक्स फाइलिंग्स को रिवाइज करके दे दिया है, लेकिन 50 करोड़ रुपए अभी भी ऐसे हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है, पूरी तरह से अनएक्सप्लेन्ड। और बचे हुए 153 करोड़ अभी भी इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं। मतलब साफ है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। और ये सब कुछ हमें इस कहानी के सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ये आखिर है क्या? क्या ये एक सदी पुराने कैश पर चलने वाले बिजनेस की कहानी है जो आज के मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम से टकरा गया? या फिर ये पॉलिटिक्स की छाया में किया गया मैसिव टैक्स एवेजन और करप्शन का एक क्लासिक केस है? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।